नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विनाश यस अकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा घटना चक नोट सीरीज का 5th लेक्चर है, जिसमें हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। उसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो वनडे हो, यूपीपीएससी हो, आर हो, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों फंडामेंटल राइट, जो कि हमारा पिछले लेक्चर से चल रहा है। आज उसका ये दोस्तों पार्ट 2 है ना। तो अगर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, आर्टिकल 12 से लेके हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक आर्टिकल तक को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसमें मैंने 2 आर्टिकल को बीच में छुड़वा दिया था। मैंने बोला था इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और वो 2 आर्टिकल है दोस्तों, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। इसका रीजन दोस्तों ये है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 यानी कि 22 के बीच में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। एक को दूसरे को पहले में एग्ज कर देते हैं, और बहुत ही सरल क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा इन दोनों को मैं एक साथ करा दूंगा, फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आइए देखते हैं क्या है, कहता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 दोस्तों कहता है, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक दंड से संरक्षण। यानी कि कोई व्यक्ति क्या कहते हैं जो दोषी है, जिसने अगर कोई अपराध किया है, तो उसके भी अपने कुछ कहते हैं दोस्तों हक है, कुछ अपने क्या कहते हैं अधिकार है। ठीक है ना, और वो उनसे उनसे नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि कोई भी अपराधी कितना बड़ा अपराधी क्यों, क्योंकि है तो वो इंसान ही है ना, इंसानियत के नाते उनके भी कुछ अधिकार है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है आर्टिकल 20 में, है ना दोस्तों। आर्टिकल 20 में पहला यह है कि अपराध के समय लागू कानून से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए उस समय चोरी के कानून में अगर 1 साल की सजा है किसी छोटी चोरी की, है ना, नियम में 1 साल की सजा, तो ऐसा नहीं है कि उसका नियम बदल के आप उसे 2 साल की सजा देते हैं या 10 साल की सजा दे सकते हैं। ठीक है, अपराध के समय जो भी उस नियम के समय जो लॉ होगा, जो कह रहा होगा कि इसे 2 साल की या 3 साल की जो सजा मिलनी होगी, वही दी जा सकती है ना, लागू होगी। जो जो समय उसने वो चोरी या उस समय अपराध जो किया होगा, उसको बदल के उसको दिया नहीं जा सकता, है ना, क्या कहते हैं, उससे सजा कड़ी अधिक नहीं दी जा सकती। ठीक है, दूसरा, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती, 2 बार नहीं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 1 बार चोरी की है, तो उसको 1 बार सजा मिल गई, 5 साल की। भाई उन्होंने चोरी की थी, इनको 5 साल की सजा दे दी गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 बार चोरी की है तो उनको जब मन आया फिर 5 साल की दे दी, फिर आया मन आया फिर हफ्ते भर के लिए अंदर कर दिया। ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 20 के दिन ए, बी और सी। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपने स्वयं गवाही दे दिया कि आप ये कर लो कि आपने ये चीज चोरी करी है ना, उसके अपने मतलब गवाही दिलवा दो, जिससे कि वही सिद्ध हो जाए कि यही अपराधी है। ठीक है, ये यानी कि कोई भी मनमाना और अत्यधिक दंड से अधिक क्या कहते हैं उसको नहीं दिया जा सका। ठीक है बेटा, कोई भी विरुद्ध मनमाने अत्यधिक दंड के मिलने के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है किसी भी अपराधी को। यह आर्टिकल 20 के बीच में आता है। क्या क्या, कि अपराध में जो कानून होगा वही सजा दी जाएगी, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं दिया जाएगा, और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए आर्टिकल 22 में क्या कहता है। क्या होता है कि आर्टिकल 22 में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसके आंसर दूसरे में लगा देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए देखते क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 22 में क्या कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी वो के निरुद्ध विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है ना, गिरफ्तारी को रोकने के लिए कुछ संरक्षण है, यानी कि अधिकार प्राप्त है। उसमें क्या बेटा, देखो 20 में क्या था कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक दंड से संरक्षण था, कोई अपराधी है, और इसमें क्या है, गिरफ्तारी से बचने के या उसमें ढील करने के कुछ विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। अब देखिए किस किस मामले में इसमें कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपने अपराध किया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अपराध के लिए छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अपराध के मतलब अकॉर्डिंग जिस तरह का आपका अपराध है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसके ऊपर कहते हैं कोई नियम या कोई अपराध मतलब कुछ सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या आता है। देखिए पहला तो ये है कि गिरफ्तारी के कारणों की यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी। मान लीजिए कि किसी क्या कहते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसा नहीं कि उसको मैंने रख लिया है तो मैंने उसको गिरफ्तार तो कर लिया किसी अपराध में, अब क्या कहते हैं वहां पे क्या कहते हैं पुलिस ने उसके क्या कहते हैं चार्जशीट दायर की और जाके बताया नहीं है, यानी कि आप जैसे ही उसको गिरफ्तार करेंगे यथाशीघ्र सूचना प्रदान की जाएगी। ठीक, आपको देनी होगी कि मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और क्या कारण है ये बताना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने जाके लॉकअप में डाल दिया, वो पड़ा हुआ एक 1-1.5 हफ्ते 1.5 महीने से, पता ही नहीं चला किस वजह से उसको जेल में डाला गया है। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी बेटा कि गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव करने का अधिकार दिया जाएगा। बेटा कैसा भी अपराध हो, कोई भी अपराध हो, ठीक है, बड़ा छोटा वो एक अलग मैटर है, उसकी सजा क्या कहते हैं हमारा कानून देगा, लेकिन उसको अपने पसंद के वकील करने की और उससे परामर्श और बचाव कराने का अधिकार प्राप्त है। हो सकता है मान लीजिए उसने गलत ना किया, उसके ऊपर क्या कहते हैं फर्जी आरोप लग गया हो, लेकिन जो भी अगर सही भी है वो क्या सही है, वो न्याय का मामला है, वो न्यायिक मामला है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें उसको क्या कहते हैं वकील से परामर्श मिलने का बचाव करना पड़ता है, मतलब उसको बचाव करने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है,
तीसरा क्या क्या बेटा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मतलब अगर भाई मतलब ये यही चीज हो गई, गिरफ्तारी कानून यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि आखिर इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, भाई इन्होंने अपराध किया गया, उस अपराध को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होना होता है। ऐसा नहीं कि आपने लेके पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया और पता वो पड़ा हुआ है, उसका कोई रीजन नहीं दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा क्या है। 3 माह से अधिक हिरासत नहीं जब तक सलाहकार बोर्ड यानी उच्च न्यायालय न्यायाधीश से पर्याप्त कारण ना बताया जाए। और बेटा अगर मान लीजिए लिया भी गया हिरासत में, ठीक है ना, कोई कारण बताया गया, तो 3 माह से अधिक नहीं रह सकते। 3 माह से अगर आपने अधिक रखा है उसी कुछ कारणों की वजह से, तो वहां आपको सलाह बोर्ड द्वारा आपको वहां से जो अगर सलाह लेके ही करना पड़ेगा। वहां पे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके द्वारा अगर बोला जाएगा कि हाँ इनको आप इन्होंने अपराध किया, इनको 3 महीने ज्यादा की सजा दी जाएगी, तो ही आप रह सकते हैं। अदरवाइज बिना किसी चालान के, बिना चार्जशीट दायर किए हुए 3 महीने से ज्यादा के समय के लिए आप किसी भी क्या कहते हैं अपराधी को, अपराधी का जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, तो मतलब उस इंसान को, आप नागरिक को आप 3 महीने अंदर लॉकअप में या जेल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये बेटा दो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है ना, आर्टिकल 20 दोष के विरुद्ध मनमानी और अत्यधिक दंड से संरक्षण मिल जाएगा, दूसरे में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें एक पॉइंट आता है कि दंडनात्मक प्यूनिटिव और निवारक प्रिवेंटिव दो चीजें होती हैं। सामान्यतः दंडात्मक कानून अपराध होने के बाद लागू होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या होता है, एक होता है दंडात्मक, एक होता है निवारक। दंडात्मक क्या होता है, किसी ने कोई अपराध किया उसके बाद उसको सजा मिल गई, ठीक है, तो वो हो गया वो पुनिटिव यानी कि दंडात्मक। ठीक है, और दूसरा बेटा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि निवारक प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव ही करने का मतलब ही होता है रोकना, खुद को उस चीज को काम करने। मैंने कहता है मैं आपको प्रिवेंट कर देता हूँ इस काम से, मतलब मैं आपको इस काम से रोकना चाहता हूँ। क्यों, कि मतलब कोई अपराध अगर करने जा रहा है, मुझे मालूम है कि ये इस तरह का व्यक्ति है, ये एक अपराधी रहा है, इसका पिछला एक कोई रिकॉर्ड रहा है और ये आगे भी इस समय पे अब कोई अपराध कर सकता है, इसलिए उसे कहते हैं बेटा प्रिवेंटिव। और जो अपराध होने के बाद जिसे सजा मिले उसे होती है पनिटिव यानी कि दंडात्मक, और निवारक दो चीजें होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, इसको आप लोग समझिए। अब आइए देखते क्या है, क्या कह रहा है। निवारक निरोधक यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का उद्देश्य अपराध को होने से पहले रोकना है। हाँ, इसका रीजन ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप देखेंगे जब क्या कहते हैं पूर्वावलोकन, उसको समझिएगा कि उद्देश्य अपराध को होने से पहले रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया जाता है, उसको डिटेंशन कर दिया जाता है। इस व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है ताकि संभावित अपराध को रोका जा सके। यही बेटा क्या कहलाता है, निवारक यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये बेटा एक टर्म आता है फिर पैरोल। पैरोल क्या होता है, किसी कैदी को पारिवारिक या विशेष परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाने की जो अनुमति दी जाती है, ये अनुमति निश्चित समय के लिए दी जाती है और कैदी के व्यवहार के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसे हम कहते हैं पैरोल। ठीक है, ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे इसकी कंडीशंस क्या होती है। ओके, अब आइए देखते क्या है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो हमारा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर को क्या कहते हैं, टोटल 6 अधिकार है ना, उसके अंतर्गत क्या कुछ आर्टिकल्स आते हैं, 5 4 2 4 1, पहले 5 फिर 4 फिर 2, इस तरीके से। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर आपने देखा होगा तो आप चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं देखा हो आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लेक्चर को जाके बेटा जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे आपका कंटिन्यूटी सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्या कैसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आइए देखते क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, आइए देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 बेटा कहता है धर्म को मानने, उसको आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप फॉलो करिए, उसको मनाइए, उसको अपने आचरण करिए और प्रचार और उसका प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, ये इसकी स्वतंत्रता देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या कहता है, धार्मिक प्रचार करने, क्या कह रहा है, धार्मिक प्रचार करने और सिखों को कृपाणु धारण करने व रखने और शैक्षिक और समाज सुधारक विधि निर्माण आदि इसके अंतर्गत करा जाता है। तो सिखों को एक एक्स्ट्रा दिया गया है क्योंकि उनके धर्म के अकॉर्डिंग है कि वो कृपाण रखते हैं। ठीक है ना, उनके उनके एक जो रिलीजियस लॉ होगा तो उसके अकॉर्डिंग कृपाण धर्म को उनको ये छूट दी जाती है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत इनको छूट है। ओके, फिर क्या है, एक लेकिन धार्मिक निकायों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा वहां पे क्वेश्चन में इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में 3 अगर आपको स्टेटमेंट देंगे उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा थोड़ा सा दे देंगे या कुछ शब्दों से ऐसे खेल जाएंगे, लेकिन जो स्वतंत्रता का अधिकार तो है धर्म को मानने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी का धर्म का परिवर्तन करा सके कोई भी धार्मिक निकाय हो। ठीक है, फिर आर्टिकल 25 कहता है कि हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल है, पारसी इसमें शामिल नहीं है। ये बेटा अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पारसी इसमें शामिल, लेकिन ऐसा नहीं है। पारसी लोग इस हिंदू शब्द मतलब आर्टिकल 20 में पारसी रहते हैं, लेकिन वो हिंदू शब्द के में, जब हिंदू शब्द का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कि वहां पे बौद्ध, जैन और सिख भी हैं। ठीक है, बल्कि पारसी इसमें शामिल नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिएगा। ओके, हिंदू शब्द का मतलब कौन हुआ, बौद्ध, जैन और सिख। ओके,
आइए अब देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 एक बात और कहता है कि धर्म स्वतंत्रता के अंतर्गत लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से शामिल है। मतलब जब धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है तो इसका मतलब है कि आप लोक व्यवस्था अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है ना? अपने धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्था इन सब के, इसमें नैतिकता तो ऑब्वियस सी बात है, नैतिकता होगा तभी ये धर्म का, किसी भी धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो यही है कि इंसान के अंदर नैतिकता रहे, इंसानियत मेंटेन रहे, और स्वास्थ्य की उपस्थिति, एक उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, ठीक है? और स्वाभाविक रूप से शामिल है। लेकिन इसमें मानववाद शामिल नहीं है। बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की उपस्थिति स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से शामिल है, लेकिन इसमें मानववाद शामिल नहीं है। किसमें? धर्म की स्वतंत्रता में। यानी कि हम आर्टिकल 25 की बेटा बात यहाँ पे करते हैं। ओके, आर्टिकल 25 के अंदर मानववाद इसमें शामिल नहीं है। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि बेटा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो धार्मिक कार्य हैं, आप लोग, हम लोग किसी भी धर्म को जो अपने कार्यों के लिए मानते हैं, वो प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। अगर कोई वो धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है? उनको उस तरह की पूरी स्वतंत्रता अधिकार दिया गया। क्या है? संस्थानों की स्थापना व पोषण। मान लीजिए कोई भी धर्म है, वो अपनी स्थापना कर सकता है और उसको पोषण के लिए संस्थानों को बना सकता है। और पोषण का मतलब होता है कि वहां से भी चैरिटी इन सब चीजों को लेके वो इकट्ठा करे और अपने लोगों तक, अपने धर्म के लोगों तक उस चीज को पहुंचा सके, ठीक है? उनको मजबूत बनाए, ठीक है? इस चीज की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य प्रबंधन की स्वतंत्रता है हमारे आर्टिकल 26 के अंदर। ओके, अब ये देखते क्या है। विधि सम्मत संपत्तियों का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? मतलब विधि सम्मत आप संपत्तियों का अर्जन कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन होगा, संपत्ति का अपने उसको रख सकता है, उसका स्वामित्व भी हो सकता है, प्रशासन का उसको अधिकार है अपने, मतलब प्रबंध करने का, अपने प्रशासन का। मतलब अगर उसने कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट या चीज किया है तो उसका प्रशासन का वो, मतलब उसका अपने प्रशासनिक कार्य अपने तरीके से कर सकता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता पे प्रतिबंध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, अगर कोई भी धर्म कर रहा है, शिक्षा को बढ़ा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, तो उस पर प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो कोई अगर सही चीज कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध क्यों होगा? चाहे कोई किसी कोई भी धर्म क्यों ना हो, ठीक है? जितने भी धर्म है, अगर कोई मान लो कोई धर्म आता है हमारे देश में आके रह रहा है, लेकिन अगर वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध नहीं है, वो तो स्वेच्छा से ही कर सकता है, ठीक है? आइए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी कर का भुगतान, आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी धार्मिक या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार रख रखाव के लिए व्यय किए जाने वाले करों के भुगतान हेतु आरोपित की गई हो। मतलब सिंपल सी शब्दों में आप ये समझिए कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, ठीक है ना? पहली बात तो क्या कहते हैं, धार्मिक कार्य आपका कोई धार्मिक ट्रस्टी कर रहा होगा, ठीक है? क्या कहते हैं, और ये होगा तो उसमें बेटा आप कर आपसे नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए आप कोई, मान लीजिए आप क्या कहते हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना? आप क्या कहते हैं, कहीं पे अधिकारी हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि नहीं नहीं, आप तो फलाने धर्म के, आपको टैक्स देना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना? तो उससे टैक्स नहीं ले सकते आप, ठीक है? टैक्स मानदेय नहीं है, टैक्स धार्मिक चीजों पे नहीं लग सकता है, ठीक है? ये इस आर्टिकल 27 में ये बात कही गई, किसी भी इंसान से आप धार्मिक टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग टैक्स किस चीजों पे देते हैं? सर्विस, क्योंकि उसके बदले में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कहता है कि हम आपको क्या कहते हैं, सरकार कहती है हम आपको क्या कहते हैं, सर्विसेज देंगे, उसके बदले हम आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन हम आपके धर्म से, क्योंकि भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तुम धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष क्या कहते हैं, देश है, ठीक है ना? तो हम किसी धर्म पे क्या कहते हैं, टैक्स नहीं लेती सरकार, ठीक है? वो क्या कहते हैं, हम आपसे आपके कार्यों पे टैक्स लेंगे, लेकिन हम उसके बदले हम आपको सर्विस देंगे, ठीक है? ना कि कोई धार्मिक कार्य पे। आइए अब आर्टिकल 28, ठीक है? एक मिनट, इसमें एक मिनट रुकिए। ओके 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 बेटा, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे और जोड़ लीजिएगा कि लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको टैक्स में तो छूट, क्या कहते हैं, टैक्स तो नहीं लिया जाता, लेकिन आपसे फी ली जा सकती है, ठीक है ना? फी ली जा सकती है। क्यों? जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी गुरुद्वारे उसमें जाते हैं तो आपसे कभी-कभी वहां पे देखिए पैसे लिए जाते हैं, जूते चप्पल रखने के या किसी चीज के सामान रखने के, या आपसे होटल से रुकने के, आपको अच्छे स्वच्छ पानी देके, तो उस चीज का कुछ टैक्स, मतलब पैसा लगता है, फीस लगती है, वहां का टिकट लगता है। लेकिन वो इसलिए लिए लगता है बेटा, वो टैक्स नहीं है, वो फीस है, आपको सर्विस उसके बदले दी जाती है, ठीक है ना? वो वहां का क्या कहते हैं, जो प्रशासन होगा, जो इंस्टीट्यूशन, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो आपको बेटा वहां पे फीस लेता है उस चीजों की, ठीक है? आपके सामान को सुरक्षित रखने की, आपके लिए बेस्ट जो गाड़ियों का स्टैंड वहां होता है, ठीक है? और भी जो पीने खाने पीने की सुविधाएं दी जाती है, तो उसका बेटा फीस लगती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? ध्यान रखिए, अगर वहां फीस लग जाएगा तो वो सही है, फीस लिया जाता है लेकिन टैक्स नहीं लिया जाता है। बेटा ध्यान रखिए कि शायद यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, ठीक है? आर्टिकल 27 में ये है कि आप टैक्स नहीं ले सकते, टैक्स को नहीं ले सकते, लेकिन फी है उसको ले सकते हैं। ओके, आइए
फिर क्या कहता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, ये संस्थान के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि वो क्या कह रहा है आर्टिकल 28 कि सरकार और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, ये इसका आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 28। फिर बोलता क्या है ये, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, ये संस्थान के प्रकृति पे, प्रकार पे डिपेंड करता है। आइए देखिए 4 तरह के, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे बेटा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। और ये तो क्वेश्चन यूपीएससी में भी इस तरह के अंदर डिटेल में जाके पूछ लेता है, ठीक है, यूपीपीसी में भी अक्सर पूछ रहा है। यूपीपीसी ने तो काफी कॉपी कर लिया बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न को, ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में अंदर जाके पढ़िए, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ चीजें। आइए देखते हैं क्या है। पूरी तरह से सरकारी संस्थान, कोई भी सरकार अगर पूरी तरह से संस्थान सरकारी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां पे सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वो एक सरकारी है, क्योंकि हमारा जो सरकार का मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, ठीक है, इसलिए वहां पे धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। दूसरा क्या कहता है, सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, कोई सरकार से मान्यता प्राप्त है, कोई किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाया जा रहा है, प्राइवेट या एडेड, लेकिन वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट द्वारा वो रन स्कूल कॉलेज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें क्या दी जा सकती है, लेकिन स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है। ऐसा नहीं है किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी बच्चे को कि नहीं नहीं आपको कहते हैं संस्कृत पढ़नी होगी या आपको उर्दू ही पढ़नी होगी, ठीक है बेटा, दोनों चीजों में ये है ना। आप किसी को स्वैच्छिक है, अगर उसको किसी इंसान को बच्चे को संस्कृत पढ़ना है तो ठीक है संस्कृत पढ़े, किसी बच्चे को उर्दू पढ़ना है तो वो उर्दू पढ़े, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं जबरदस्ती उसको बाध्य कर सके। यानी सरकार मान प्राप्त में दी जा सकती है, लेकिन ये वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, ओके। इस सरकारी सहायता प्राप्त, किसी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज है तो वहां पर भी दी जा सकती है, लेकिन स्वैच्छिक है, आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए किसी धार्मिक कोई ट्रस्ट है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो वहां पे संचालित कर रहा है पूरी तरीके से धार्मिक ट्रस्ट है, तो वहां पे क्या कहते हैं धार्मिक क्या कहते हैं जो शिक्षा है वो पूरी तरह दी जा सकती है, ठीक है ना बेटा, आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, ये इस तरीके से ये 4 चीजें हो गई है, ओके। आइए देखते हैं, फिर है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या कहता है, संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, सॉरी संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत बेटा मैं गलती से कहते हैं संस्कृति, ओके। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हित, उनके हितों का भी संरक्षण का अधिकार मिला है क्या। अब आइए देखते हैं क्या क्या बोलता है। पहला कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, मतलब उनकी लैंग्वेज, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है, तो कोई भी अगर अल्पसंख्यक है किसी देश में रहते, हमारे देश भारत देश में जो भी अल्पसंख्यक है, अभी आगे बताऊंगा क्या है, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं, ठीक है, धर्म है, उन्हें अपनी लिपि, अपनी भाषा और संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है, यानी कि वो उसका आचरण कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, उन्हें उसको मना कोई नहीं कर सकता उनको फॉलो करने से, ठीक है। फिर क्या है, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी भी नागरिक को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। एक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे हमने बताया ना, क्योंकि हमारे जितने भी सरकारी जो बॉडीज हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है, तो वहां पर किसी भी क्या कहते हैं नागरिक लिपि, भाषा का, लिपि का, धर्म का और संस्कृति के आधार पर किसी भी नागरिक को हम वहां पे प्रवेश करने से वंचित नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष हुआ, क्योंकि एक वो सरकारी क्या कहते हैं शैक्षणिक संस्थान है, ओके, जैसे अभी आगे हमने ऊपर पढ़ा था। फिर हाँ अब देखिए, वर्तमान में 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। कौन कौन से 6 समुदाय हैं भारत में जिनको अल्पसंख्यक वो दिया गया है, कैसे, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, जैन। ये बेटा 6 नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि इनमें से कोई 3 नाम दे देंगे, कोई एक नाम बिल्कुल अलग दे देंगे, है ना, तो वहां पे अलग, क्योंकि अब देखिए वहां पे आगे हमने पिछले हमने उसमें किया था ना कि हिंदू धर्म में कौन कौन आता है, हिंदू धर्म में पारसी, जैन और क्या कहते हैं बौद्ध आते हैं, लेकिन देखिए लेकिन सॉरी इसमें पारसी नहीं आते, बौद्ध क्या कहते हैं बौद्ध, जैन और बुद्ध आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब अगर अल्पसंख्यक की बात करी जा रही है तो बेटा यहाँ पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम और जैन आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पे गलत हो जाते हैं सरल सरल क्वेश्चन, ओके। और डायरेक्ट क्वेश्चन है आरओ आरओ बेटा, ये आरओ आरओ और यूपीपीएससी के लिए तो बेस्ट है, इसमें ही क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको, ओके। अब तो लोअर पीसीएस भी आने वाला है, लेखपाल के भी पेपर है, और जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही असर है। आइए देखते हैं फिर और कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण ये प्राप्त है, जितने ये अभी बेटा भी दिए गए हैं, है ना, आर्टिकल 20 अंदर के अंदर जितने भी ये आपको आगे अधिकार दिए गए हैं, ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक को भी संरक्षण प्राप्त है। और बेटा 2 ही तरह के अल्पसंख्यक होते ही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, जिसमें कि एक धार्मिक आधार पे जो आधार अल्पसंख्यक होगा और दूसरा भाषा के आधार पे, ठीक है। आइए देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार, मतलब शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, और संचालन का अधिकार कर सकते हैं कौन, अल्पसंख्यक लोग, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 क्या था कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था, ठीक है, यहाँ पे अल्पसंख्यक क्या कहते हैं बात करी गई। अब क्या क्या लिखा है, आइए देखते हैं। पहला
अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, जितने भी छह समाज या धर्म थे, इनको अपने अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान अपना खोल सकते हैं और संचालित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार धार्मिक और भाषाई दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों पर, मैंने बताया 2 ही तरह के बेटा अल्पसंख्यक होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया में 2 तरह के ही अल्पसंख्यकों का बात कही गई है, एक भाषा के आधार पे और एक धर्म के आधार पे। ठीक है, संविधान के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान की व्यवस्था की गई है। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। ये देखिए भारतीय संविधान में लेकिन कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग के शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिए। अल्पसंख्यक है, आर्टिकल 29-30 के बीच में अल्पसंख्यकों के क्या कहते हैं, हितों की बात करी गई, उनकी संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। लेकिन बेटा कहीं पर भी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द है, जो अल्पसंख्यक वर्ग, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब देखिए बेटा आर्टिकल कितना 32 हो गया। अब 31 तो मैंने बताया था क्योंकि उसको तो वहां से हटाया जा चुका है, मूल अधिकार तो मैंने पिछले लेक्चर आपको समझाया था। 31 को हटा दिया चुका है। अब वो कहते हैं भाग 12 में पहुंच गया, इसके अंतर्गत आर्टिकल 300 के अंतर्गत चला गया। ठीक है, जो पहले आर्टिकल 31 में था। अब आइए देखते फिर आया आर्टिकल 32, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। बेटा संवैधानिक उपचार है क्या चीज? बेटा संवैधानिक उपचार ये है कि जितने भी अधिकार आपको मिलते हैं, अगर उसका कोई भी है ना इनरोचमेंट करता है या उसके ऊपर कोई अतिक्रमण करता है, वो आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो इस आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप उसको लागू करवा सकते हैं। अगर आपका कोई छीनना है अधिकार या उसके खिलाफ आप जाएंगे तो न्यायालय उसके लिए एक अपनी रिट जारी कर देगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला था। ये अधिकार तो दिए गए, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान कौन रखेगा? ये पता कैसे चलेगा कि आपके अधिकार का उल्लंघन कौन कर रहा है कौन नहीं? अगर कर रहा है तो उसको आप उससे न्याय कैसे मिलेगा आपको? ठीक है, इसलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, इसमें क्या होता है, सभी मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। बेटा देखिए दोनों के, हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से 2 ही जगहों पे इनको लागू करवाया जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसमें? आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने की सर्वोच्च शक्ति न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। जैसे मैंने बताया कि इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, यही इसको संरक्षित कर सकते हैं हम लोगों को, हमारे मूल अधिकारों को। ओके, फिर क्या है, इस प्रकार न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। जाहिर सी बात है कि यही दोनों हमारे जो गारंटी देते हैं, हमारे जो अधिकार हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं और वही इनको लागू करवा सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार के जो संरक्षक है वो कौन हुए? न्यायपालिका। बेटा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, ये आने ही आने हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा परिवर्तित लागू कराया जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सिर्फ इन्हीं दोनों के अलावा ही लागू कराया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल देखिए 32 में कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को कहा है, मैंने बोला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायिक उपचार का प्रावधान किया गया, वो मैंने बताया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है ना, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें कि हाई कोर्ट में वो बस आर्टिकल बदल जाता है, हाई कोर्ट में 226 आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे नहीं लिखा क्योंकि ऊपर एक बार मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 32 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो दोनों, उसके अंतर्गत दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जारी रिट करवाया जा सकता है। फिर देखिए आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, एससी और एचसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट? बेटा 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। आइए देखते हैं कौन कौन से है। देखिए बेटा, इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस, दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडामस, तीसरा है प्रतिषेध यानी कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है, चौथा है उत्प्रेषण यानी कि सेट थ्योरी, पांचवा है आर्थिक अधिकार परीक्षा यानी कि कुवो वारंटो। तो आइए बेटा एक बार पांचों को हम लोग थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, बाकी डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला बेटा कौन सा है? बंदी प्रत्याक्षय। बंदी प्रत्याक्षय का मतलब होता है आपके पास शरीर है, यानी कि उस व्यक्ति को प्रार्थना जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी करा गया है। ठीक है, यानी कि आपको तुरंत उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा, यानी कि उस व्यक्ति को आपको शरीर यानी शरीर के सहित बंदी प्रत्याक्षय, हार्बियस कार्पस इसे कहते हैं बेटा। आपके पास शरीर है, आपको शरीर सहित उसको
वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है? बिना उसको आप उसे बंदी नहीं बना सकते, ठीक है? दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडामस, इसका मतलब होता है आदेश देना। आदेश देना का मतलब सीधा मतलब बेटा कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का मतलब क्या जो लॉज़ अपने काम होंगे बेटा, उसको जब वो नहीं निर्वाह करता है, तो उसको ये आदेश दिया जाता है कि अब आपके पास जो भी पद है, आप उसके कर्तव्यों का पालन करें, ठीक है? तीसरा है रेट ऑफ प्रोविशन। रेट ऑफ प्रोविशन क्या है बेटा? रोकना, किसी चीज़ को रोकना। ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों के अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे के न्यायालय हैं, वो उसको आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई मामला होता है, अगर उसपे कार्रवाई करते हैं, तो उसको प्रतिषेध यानी कि रिट ऑफ प्रोविशन लगा के रोक दिया जाता है। फिर आता है बेटा उत्प्रेषण यानी कि सेट्रोरी। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है मतलब जो अच्छा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देते हैं बेटा इसके अंतर्गत कि अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ क्या कहते हैं न्यायालय को भेज दें, ये सूचना दी जाती है, ठीक है? और फिर उसके बाद है बेटा अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो यानी इसका मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो उसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं अधिकार परीक्षा यानी कि क्वो वारंटो, ठीक है? तो बेटा इसको तो मैंने लेक्चर में अभी आपको यहाँ बताया है, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसको मैं बहुत डिटेल में करूंगा, अभी आगे का थोड़ा बचा हुआ है, मेरे ख्याल से अगले नेक्स्ट आते हैं लेक्चर में ये हमारा पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोगों ने आज फंडामेंटल मूल अधिकार को आर्टिकल 32 तक को कंप्लीट किया है, लेकिन अभी 32 को आर्टिकल 32 को थोड़ा और डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है? उसके अंदर भी बहुत चीज के अभी कुछ क्वेश्चन और भी बताए हुए इनके अलावा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? तो मुझे आशा है कि आपको आज का भी लेक्चर अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको अच्छी लगती हो, तो बेटा चैनल को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके? थैंक यू।